आज हम पढ़ने वाले हैं नियतिवाद। क्या पढ़ेंगे? नियतिवाद। ये जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया था वो किया था रेड जेल ने। किसने किया था? रेड जेल ने। किसने किया? रेड जेल ने। और कब किया था? इसका जो निश्चयवाद होता है, इसका एक अर्थ होता है निश्चयवाद, नियतिवाद और प्रावण्य, निश्चयवाद और संभववाद। संभववाद का अलग, लेकिन सबका अर्थ जो है वो एक है, वो एक ही चीजों पर इसे बार बार जोड़ दिया जाता है। नीतिवाद का मतलब होता है प्रकृति ही सब कुछ है। क्या मतलब होता है? प्रकृति ही सब कुछ है। सबसे पहले हम देखेंगे और नीतिवाद का स्थापना की थी वो की थी रेड जेल ने। हालांकि नीतिवाद के बारे में बहुत पहले से सिद्धांत रहे हैं, लेकिन वास्तविक इसका जो संस्थापक है वो कौन है? रेड जेल। और सबसे ज्यादा इसने जोर दिया था 1920 में। कब दिया था? 1920 के अंदर। 1911 में नियतिवाद जो है, नियतिवाद अपने चरम सीमा पर था। अपने चरम सीमा पर था। अपने चरम सीमा पर था। लेकिन 1920 के अंदर रेड जेल ने सिद्ध कर दिया था कि प्रकृति ही क्या है? सब कुछ है। पूरा जो पुरजोर किया था वो किया था किसने? रेड जेल ने किया था। और नियतिवाद से, नियतिवाद का अर्थ है कि नियति ही पर्यावरण निश्चय करती है। नियति ही क्या करता है? पर्यावरण ही नियति को निश्चित करता है। सब कुछ तो है वो प्रकृति में पहले से विद्यमान है। प्राकृतिक आपदा है, भौतिक घटना, जितने भी कुछ होते हैं वो सबका जिम्मेवार कौन है? पर्यावरण जिम्मेवार है। प्रकृति ही है सब कुछ। इसमें सबसे पहले दिया जाता है निश्चयवाद में। एक नंबर पे हम देखते हैं निश्चयवाद। इसमें दिया क्या होता है कि प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। क्या कहते हैं? प्रकृति ही सर्वशक्तिमान। प्रकृति ही सर्वशक्तिमान, यानी इसमें कहते हैं कि जो कुछ है वो प्रकृति है, प्रकृति के अलावा कुछ नहीं है। प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। और इंसान हम लोग जो है वो हम लोग किसकी देन है? प्रकृति की देन है। हम लोग को किसकी देन है? प्रकृति की देन है। तो दो नंबर इसका सिद्धांत होता है कि प्रकृति की देन है। क्या है? प्रकृति की देन है। मतलब इंसान, हम लोग किसकी देन है? प्रकृति की। यहाँ पर जलवायु, तूफान, वातावरण सब ये हम पर क्या रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं। तीन नंबर होता है नियंत्रीकरण। तीन नंबर कौन सा होता है? नियंत्रीकरण। ये सब हम पर क्या रखते हैं? नियंत्रण रखता है। और चौथा जो होता है, देखिए प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। हम प्रकृति की क्या है? देन है। हम जिन चीजों का हम आविष्कार करते हैं या उनका प्रयोग करते हैं वो किसकी देन है? प्रकृति की। अक्सर ऐसा बताया जाता है कि इंसान कितना ही आसमान में क्यों ना उड़ते, लेकिन उसकी जमीन कहाँ रहते हैं? पैर कहाँ रहते हैं? जमीन में। कितना ही सर ऊंचा कर ले, लेकिन उसके पैर हमेशा कहाँ रहते हैं? जमीन। क्योंकि इंसान जुड़ा हुआ है जमीन से। जो सांस ले रहा है हवा किसी बनती है? प्रकृति से। तो सर्वशक्तिमान कौन है? प्रकृति है। और हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं वो किसकी देन है? प्रकृति की देन है। और प्रकृति हम पर क्या रखती है? नियंत्रण। इसीलिए हम क्या हो गए? हम तो कुछ नहीं है, हम क्या है? दास। और चौथा जो होता है वो है कि हम क्या है? प्रकृति के दास। हम क्या है? प्रकृति के दास है। ये बताता है, कौन बताता है? रेड जेल ये कहता है कि हम लोग जो है वो है प्रकृति के दास है। उसके बाद सबसे पहले आज से कई साल पहले ये वैज्ञानिक दृष्टि ने बता दिया था कि प्रकृति जो है वो ही सबसे अहम है। और प्रकृति ही पर्यावरण निश्चयवाद को क्या करती है? निर्धारित करती है। वैज्ञानिक का नाम है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स वैज्ञानिक का नाम हिप्पोक्रेट्स। और ये जर्मन भूगोलवेता था। कौन सा था? जर्मन भूगोलवेता। हिप्पोक्रेट्स ये कहता है कि एशिया के लोगों को आराम पसंद है। एशिया के लोगों को आराम पसंद है, जबकि यूरोप के लोग मेहनती है। यूरोप के लोग क्या है? मेहनती। इसके बाद देखिए हिप्पोक्रेट्स ये कहता है कि एशिया के लोगों को तो आराम पसंद है, लेकिन यूरोप के जो लोग हैं वो क्या है? मेहनती है। उसके बाद आता है अरस्तु। ये इसने परिकल्पना दी थी आज से 400 ईसा पूर्व। 400 ईसा पूर्व सबसे पहले की थी किसने? उसके बाद आता है अरस्तु। कौन आता है? अरस्तु। अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है यूरोप के लोग मेहनती हैं। अरस्तु कहता है यूरोप के लोग क्या है? मेहनती हैं, लेकिन दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है। अरस्तु ये कहता है कि यूरोप के लोग मेहनती तो बहुत है, वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है? दिमाग नहीं है। एशिया के बारे में इसका क्या सिद्धांत है? एशिया के लोग दिमाग है। एशिया के लोगों के अंदर क्या है? दिमाग है, बुद्धिमान है। एशिया के लोग क्या है? बुद्धिमान है। ये कहता है कि एशिया के जो लोग हैं वो बुद्धिमान है, परंतु उनमें आत्मविश्वास नहीं है। यानी वो बुद्धिमान तो है, लेकिन उसमें धैर्य, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो होता है वो उनमें नहीं है। आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास नहीं है। ये कौन कहता है? अरस्तु कहता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि नियतिवाद और निश्चयवाद और पर्यावरण निश्चयवाद, इन सब के बारे में जितनी भी जो धारणाएं हुआ करती थी वो दी थी जर्मन भूगोलवेताओं ने। इनका समर्थन किसने किया था? जर्मन भूगोलवेताओं ने। किसने किया था? जर्मन भूगोलवेताओं ने। समर्थन किसने किया? जर्मन भूगोलवेताओं ने। और इनकी जो आलोचना की थी वो की थी फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने। आलोचना किसने की थी? फ्रांसीसी भूगोलवेताओं। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने आलोचना की फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने, जबकि इसका समर्थन किया था
जर्मन बोल देता हूँ, और ये जर्मन का ही था। रेटजिल कहाँ का था? जर्मन का बोल देता। अब देखिए आप, रेटजिल की एक शिष्या थी, रेटजिल की क्या थी? शिष्या थी। वो क्या कहती है? उसका नाम था कुमारी एलेन सी सेम्पुल। कुमारी एलेन सी सेम्पुल ये कहती है, लड़की है, लड़की तो हमेशा कोमल होती है, तो ये कहती है कि मानव जो है वो मोम का पुतला है। मानव क्या है? मोम का पुतला है। और इसीलिए इसने कहते हैं कि चंचल मानव का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? भूगोल निश्चयवाद कहलाएगा। चंचल मानव, इनकी जो परिभाषा थी वो थी चंचल मानव। चंचल मतलब मोम, मोम किस मान? जिसने बताया था इंसान मोम का पुतला है। किसका पुतला है? मोम का पुतला है। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले जो आता है वो अपने आता है नव नियतिवाद। क्या आता है? नव नियतिवाद। ये क्या है? नव नियतिवाद है। इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था ग्रिफिथ टेलर ने। किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर। किसने किया? ग्रिफिथ टेलर। और ग्रिफिथ टेलर इसको कुछ इस तरीके से समझाता है कि आप लोग प्रकृति को बदल सकते हो, कि इंसान हम लोग जो प्रकृति को बदल सकते हैं, बदलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हद में रहकर बदलो। लेकिन हद में रहकर कुछ नियम, कायदे, कानून या कायदे होते हैं, उनमें रहकर बदलो। प्रकृति के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करनी। प्रकृति में आप थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरह की छेड़खानी आप नहीं कर सकते। इसीलिए वो कहते हैं कि प्रकृति को आप बदलो, लेकिन उसमें छेड़खानी मत करो। इसी का उदाहरण देता है रुको व जाओ का। किसका? रुको व जाओ, रुको व जाओ का नाम। यानी इस सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो होता है वो क्या करता है? लाल बत्ती को रुकने के लिए कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहता है? ट्रैफिक को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो विकास की गति को कुछ समय के लिए रोक रहा है। उसका मार्ग तो नहीं बदल रहा है ना, कुछ समय के लिए क्या कर रहा है? रोक रहा है, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। और रुकने के लिए कहता है, जब ट्रैफिक जहां हट जाता है तो वो उसके जाने के लिए कहता है। तो ये इसी प्रकार कहता है कि इंसान पृथ्वी पर आए, ये कोई बात नहीं है, ये सौभाग्य की बात है, लेकिन यहाँ पर आइए, प्रकृति जो हमें दे रही है, हम उन पर क्या करेंगे? दोहन करेंगे, हनन करेंगे, उतना करेंगे जितनी हमें आवश्यकता है। उसके बाद हम प्रकृति के लिए छोड़ देंगे। ये कहता है। रुको जाओ का नारा ग्रिफिथ टेलर का नाम। समझ में आ गई ये बात? और सबसे पहले इसका जो आता होगा वैदिक सभ्यता में हुआ था। किस सभ्यता के अंदर हुआ था? वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता, किस सभ्यता में? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में इन चीजों को माना गया था कि पृथ्वी हमारी क्या है? माता। हम पृथ्वी पे रहते हैं, हम समस्त चीजों का जो उपयोग करते हैं वो हमें प्रकृति देती है, पृथ्वी देती है। तो पृथ्वी हमारी क्या होगी? माता। वैदिक काल में बताया गया था कि सुबह सूरज निकलता है, शाम को छिप जाता है, फिर वापिस सुबह निकलता है, इससे प्रकाश संश्लेषण वृद्धि होती है। पृथ्वी जितना किसके कारण है? इसके कारण है। पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं वो किसके कारण देते हैं? सूर्य के कारण देते हैं। इसलिए ये लोग कहते हैं कि सूरज हमारा क्या हो गया? देवता हो गया। चंद्रमा प्रिया कहते हैं, मामा कहते हैं। यानी वैदिक काल में ये सारी काल्पनिक धारणाएं हैं जो बनाई गई थी। और ये किसने बनाई थी? वैदिक काल में आर्यों ने बनाई थी। किसने बनाई थी? आर्यों ने बनाई थी। अब लास्ट का आता है वो आता है संभववाद। वो कौन सा आता है? संभववाद। ये संभव कर देता है कि जो है वो प्रकृति ही, प्रकृति के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। ये कहता है कि प्रकृति आपको अवसर प्रदान करेगी। ये कहेगा कि प्रकृति जो है वो आपको अवसर प्रदान करेगी, आप उसका प्रयोग कीजिए। प्रकृति आपको अवसर प्रदान करेगी, आप उसका क्या करो? उपयोग करो। ये इसमें दिया जाता है।